आप देख रहे हैं JKUT 7 में आपका सहयोगी मोहम्मद रफी। इस समय में तहसील बनी के अंदर जो हमारे कांग्रेस के जाने माने लीडर हैदर मलिक साहब जो डिप्टी स्पीकर भी रहे हैं, और उससे हम खास बातचीत करने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले JKUT 7 में सर मलिक साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत शुक्रिया रफीक साहब, मैं आपका भी स्वागत करता हूं कि और आपको बधाई भी देता हूं कि आप ऐसे दूर दराज इन इलाकों की बजरिया अपने सोशल मीडिया नुमाइंदगी कर रहे हैं। मैं आपको इसकी मुबारक दे रहा हूं। सर आपको भी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत सर मुबारक आपको भी हो कि हमारे JKUT 7 के माध्यम से मैं अपने गरीब अवाम बनी, लोहाई, मल्हार, बांजल, बटवाल, जितना भी ये बनी का कांसी चुनसी का एरिया है सर, मैं सबसे पहले यही बात आपसे कहना चाहता हूं कि मैं एक अवाम की अपने JKUT 7 के माध्यम से मैं एक अवाम की जितनी भी ये गरीब अवाम जनता है उसकी आवाज जो है एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं मलिक साहब। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मलिक साहब सबसे पहले हम चलते हैं अब बातचीत पे। मलिक साहब ये जो हमारा जम्मू कश्मीर, हमारा पहाड़ी एरिया बनी, लोहाई, मल्हार, बांजल, भटवाल, ये बहुत सारे फतेहपुर भंडार, बहुत सारे इलाके इस कांसी चुनसी के अंदर आ रहे हैं। तो बहुत सारी खस्ता हालत है इस कांसी चुनसी के अंदर मलिक साहब। तो सबसे पहले मैं चलता हूं आपके सवाल के ऊपर के मलिक साहब, ये जो हमारा फस्टाल जो बनी का हॉस्पिटल है, तो बनी के हॉस्पिटल में इतनी खस्ता हालत है मलिक साहब के यहाँ के जो लोग हैं वो दर बदर ठोकरें खा रहे हैं। ना वहाँ पे कोई पूरा स्टाफ है, ना वहाँ पे कोई DMO साहब हैं। एक राधा कृष्ण जी जो थे और वो रिटायर हो गए हैं, और अल्ट्रासाउंड के लिए लोग भटक रहे हैं, यहाँ से उठकर बिसोली जा रहे हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं मलिक साहब? रफीक साहब, एक तो आप इस पसमानदगी का एक आप ये उठा रहे हैं, मुद्दे उठा रहे हैं, हमारे इस दूर दराज इलाके के मुद्दे उठा रहे हैं। एक्चुअली मैंने जिंदगी में सियासत की है, प्रैक्टिकल सियासत की है। सोशल मीडिया पे 2, 4, 10 आदमी इकट्ठे करके इसको उजागर करना, ये शायद मैंने बहुत कम किया है। तो लेकिन आपकी हौसला अफजाई के लिए मैं बात जरूर करूंगा, क्योंकि आज का जो ये हमारा हाल है, खासकर बनी, लाइमलार, का ये बहुत ही खस्ता हालत है इस इलाका की। तो ये सबसे बड़ा दूर दराज इलाका है और कॉन्स्टिट्यूंसी इस कदर ये काफी लंबी चौड़ी है, जिसका नुमाइंदगी करना भी बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आप ही बुजुर्गों भाइयों की मदद से मुझे एक बार ये मौका मिला 96 से लेके 2002 तक, और उसमें मैंने बगैर किसी लोगों की डिमांड के मैंने इस इलाके की, क्योंकि मेरी परवरिश यहाँ हुई थी, पैदाइश यहाँ हुई थी, तो मैंने अपनी ख्वाहिशात से अपने इस इलाके के लिए अज़हद कोशिश की थी, क्योंकि 96 से पहले यहाँ बाहर के लोगों ने ही नुमाइंदगी की। तो कोशिश की थी यहाँ कुछ अस्पताल, कुछ प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कुछ सब सेंटर खोलने की, और इस इलाकों को, लोगों को डोर स्टेप पे राहत दिलवाने की। और उस जमाने में हमने हर अस्पताल के लिए, हर सेंटर के लिए उस वक्त डॉक्टर तैनात किए थे, पैरामेडिकल स्टाफ तैनात किया था, और कुछ कमी थी, यहाँ के बच्चों को ट्रेंड करके 30-40 बच्चों को ट्रेंड करके इन्हीं इलाकों में तैनात कराया था। और जिससे 1998 से 2005 तक बहुत अच्छा निज़ाम चला, और इन इलाकों की खिदमत हुई बजरिया डॉक्टर्स के, बजरिया ये पैरामेडिकल स्टाफ के, और डोर स्टेप पे कोशिश करते थे हम कि इनको फायदा मिले और राहत मिले। लेकिन बदकिस्मती से
क्योंकि 14 के बाद हमने, मैं तो कहूंगा 2005 के बाद ये सिलसिला खत्म हो गया है, लेकिन 14 के बाद हमने बड़े ख्वाब लिए थे, क्योंकि मोदी जी ने इतने स्लोगन दिए, इतने छाली पुलाव दिखाए लोगों को कि आपको घर से कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं। तो लोगों ने इस कदर 2 बार उनको आगे लाया, और इस देश का नहीं, इस इलाके का नहीं, बल्कि पूरी रियासत का हमारा इस वक्त जो है बेड़ा गर्क कर दिया है। कहीं स्टाफ नहीं, कहीं टीचर्स नहीं, कहीं डॉक्टर्स नहीं, कहीं पैरामेडिकल स्टाफ नहीं। ये मतलब बहुत मुश्किल में हम गुजर रहे हैं, और दावे तो बड़े ऊंचे ऊंचे कर रहे हैं। मैं जीवनलाल जी लल्हाल साहब का इंटरव्यू आपके ही द्वारा हुआ सुन रहा था जी, तो मैंने बदकिस्मती ये हमारी है, देखिए बड़े ऊंचे ख्यालात से ये बात कह रहे हैं कि बनी डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की ये बदहाली नहीं है, बल्कि हमारे सभी ये अस्पतालों का जो है ये हाल जो है बदहाल है। कहीं भी कोई डॉक्टर नहीं है, कहीं भी कोई पैरामेडिकल स्टाफ नहीं। ये तो मैंने खुद सुना उनसे। लेकिन ये कैसे ये बात कर रहे हैं कि आया कि ये डबल इंजन, देखिए ना, दिल्ली से अगर यूटी बनाई है तो ये दिल्ली से ये सरकार चल रही है, और उन्हीं के लोग यहाँ इस वक्त हमारी हुकूमत चला रहे हैं। तो लिहाजा बदकिस्मती से मैं, और उनके ही 3 साल उन्होंने खुद दिए इस इलाके को, तो उस वक्त भी तो यही हाल था। ये कहाँ से कह रहे हैं कि नहीं जी हमारे ये बहुत अच्छा था, निजाम ठीक है, या कमी है? ये तो उन जमानों से ही कमी है, 2014 से, मैं तो कहूँगा 2005 से ये कमी है। और आज तक हमारे ये सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में हमने पूरे, देखिए ना, 16 डॉक्टर्स यहाँ, हर जो हमारे जैसे फिजिशियन हुआ करते हैं, सर्जन हुआ करते हैं, गायनिक हुआ करते हैं, बच्चों का डॉक्टर होता था, हर मर्ज के लिए हमने ये डॉक्टर यहाँ तैनात किए थे, और तैनात करके उन्होंने यहाँ ऑपरेट किए थे, ऑपरेशन हुए थे लोगों के। और काफी एक रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड में कहूंगा कि 2005 तक बड़ा अच्छा अस्पताल हमारा ये चला। लेकिन बदकिस्मती, और ये डॉक्टर राधा जी जो हैं, इनको मैंने उस वक्त, क्योंकि हमें वहाँ बेहोशी का उस वक्त डॉक्टर नहीं था, ना ही हमें अल्ट्रासाउंड का डॉक्टर था, तो मैंने ये अपने लोकल लोगों को यहाँ से भेजा था। ये ट्रेनिंग, स्पेशल ट्रेनिंग करवाई थी, लड़ झगड़ के, ये आउट ऑफ रूल हमने ये ट्रेंड करके, तो डॉक्टर राधा जी को यहाँ अल्ट्रासाउंड के लिए भी तैनात किया, और एक फिजिशियन का भी उन्होंने काम किया। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने इस इलाके को चलाया। लेकिन बदकिस्मती, एक आदमी कितना चलाए, अब वो रिटायर हो गए, अब तो बिल्कुल ही बट्ठा गोल हो गया उस अस्पताल का। तो ना ही कोई वहाँ नया डॉक्टर तैनात हुआ 2005 से, ना ही वहाँ कोई आज तक ये सिलसिला निजाम, 2014 से तो बेड़ा गर्क समझो, तो इलाका ही तबाह कर दिया। आज बातें कर रहे हैं कि डिजिटल इंडिया हम बनाएंगे, वो करेंगे। मैं तो कह रहा हूँ ये तो आपने पूरा एक अंधेर नगरी चौपड़ राजे वाली बात है, और ख्याली पुलाव से ही हम लोगों को खुश कर रहे हैं। लिहाजा आप रफीक साहब इसको हाईलाइट करिए। ये इलाका हमारा बड़ा पिछड़ा है, पसमानदा है, बहुत बुरी हालत है इस वक्त। यहाँ से कठुआ जाएंगे अल्ट्रासाउंड के लिए, तो कितनी बदकिस्मती हमारे इस इलाके की। 150-200 किलोमीटर हम गाड़ी से जाएंगे, वो रास्ते में मरीज मर जाता है। लिहाजा बड़ी बदकिस्मती है। तो हम 1947 के दौर में चले गए वापस। जी। तो मलिक साहब, जैसे ये इलाका है बनी का, इसमें बहुत दूर दराज के इलाके हैं, और जो बीजेपी सरकार है, बीजेपी सरकार ने बहुत बड़े बड़े दावे किए, बहुत बड़े बड़े इन्होंने मतलब आईने दिखाए लोगों को। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ मलिक साहब आपसे कि जैसे सरकारें, बीजेपी सरकार सत्ता में आ गई, उसके बाद इन गरीब लोगों के जो काम है, इन्होंने कहा कि हमने काम किए हैं, और बनी इलाके में फतेहपुर भंडार, और ये क्या बोलते हैं, फतेहपुर भंडार, टप्पर वगैरह, ये बहुत सारे इलाके जो बिछड़े हुए हैं, इन गरीब लोगों की ऐसी हालत है कि इनकी कोई आवाज भी सुन नहीं पा रहा है। तो मलिक साहब, आप तो इस बनी कांसी चुनसी के रहने वाले हैं, यहाँ के आप बाशिंदे हैं, और आपने यहाँ से नुमाइंदगी भी की, और
जहां मैंने इंटरव्यू लिया और जिसका मैंने इंटरव्यू लिया, चाहे वो लीडरशिप हो चाहे वो लोकल हो, और वो कह रहे हैं कि जो भी यहाँ पे काम हुए हैं वो मलक साहब के दौरान के काम हुए हैं, और जब बीजेपी सरकार आई यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ। तो आपका क्या कहते हैं उसके बारे में मलक साहब? इंशाल्लाह इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि उस वक्त जो है हमारे सरकारों ने बहुत अच्छे काम किए हैं इन इलाकों के, जैसे कांग्रेस ने किया, उसके बाद एनसी गवर्नमेंट थी उन्होंने किया है, इसमें कोई शक नहीं है। और जितना भी काम या जितने भी प्लानिंग हुई है, जितने भी प्रोजेक्ट्स बने हैं, आज ये कहते हैं कि सड़कें उन्होंने बनाई, अरे सड़कें बीजेपी नहीं, मैंने एक दफा दंगल में कहा था बनी में, मैंने 10 लाख की शर्त लगाई थी कि एमएलए आ जाएं, जितने भी मेरे बाद एमएलए बने हैं, एक टेबल पे बैठ के बात करेंगे कि ये सड़कों का नेटवर्क किसने बनाया, ये कब हमने सड़कें शुरू की। और डंके की चोट कहता हूं मैं अवाम से कि अगर एक दफा मेरे भाइयों मुझे फिर मौका दिया होता तो ये 10 साल पहले ही हमारी ये सड़कें बनती। देखिए पीडीपी कांग्रेस सरकार मेरे बाद बनी तो 6 साल इन सड़कों की तरफ किसी ने तवज्जो नहीं दी, टोटली इसकी तरफ इग्नोर किया, और सड़कें वहां की वहीं रही, जहां 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर बनी थी मेरे वक्त में, सबकी सब वहीं धरी रही। लेकिन जिस वक्त उमर साहब सरकार बनी, मास्टर लाल चंद वो मर गए, हमने भी मरना है एक दिन, वो मजबूर हो गए एक दिन मुझे कहने के लिए, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ बड़ा वक्त गुजारा था, एनसी उन्होंने ज्वाइन की थी और वो मेरे काम से वाकिफ थे। वो मजबूर होकर एक दिन मुझे कहने लगे कि मलिक साहब आइए, हम आपकी सड़कें चली थी वो सड़कें बंद हैं, आज सरकार हमारी नहीं सुनती है, क्योंकि वो उस वक्त अपोजिशन में थे और हमारी उमर साहब की सरकार थी। तो हमने दोबारा ये उस वक्त दोबारा रिवाइज एस्टिमेट बनाए, दोबारा प्रोजेक्ट बनाए, और सेंटर में उस वक्त मनमोहन सरकार बनी थी, वाजपेयी जी की ये स्कीम है, इसमें कोई शक नहीं, मैं वाजपेयी की बदखोई नहीं करूंगा, वाजपेयी साहब की ये देन है, ये पीएमजीएसवाई जो है ये वाजपेयी स्कीम है और उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जिस वक्त मैं हार गया, ये प्रोजेक्ट रह गए, इसका रेट बढ़ गया, क्योंकि 2002-03 में ये अप्रूव हुए थे काम, और 8-9 में इसके जो रेट थे वो बढ़ गए थे। एक जो सड़क थी वो जो 2 करोड़ की थी वो 5 करोड़ की बन गई। फिर दोबारा रिवाइज एस्टिमेट मास्टर लाल चंद के दौर में, जबकि वो एमएलए था और मैं खुद जाके, हमने दोनों ने उमर साहब को ये मजबूर किया और ये नए सिरे से प्रोजेक्ट बनाए, और 2009-10 में ये नए सिरे से सर्वे हुए और 12 में इसके टेंडर हुए। ये तो सरकार है, ये तो बीजेपी 14 में बनी यार। मैं तो ये डंके की चोट कहूंगा कि आइए मेरे साथ बैठिए, बात करें कि अगर आपने ये काम किए हैं, ये आपके काम नहीं है, ये पुराने काम थे और ये चले लेट इस वजह से कि इसकी तरफ किसी ने तवज्जो नहीं दी। और ये भी कहूंगा कि ये 10 साल पहले बने होते, फाइनल होते, लेकिन बदकिस्मती से मैं भी हार गया। ये लोग अनजान थे, इनको किसी को पता नहीं था कहां से काम कराना है, कैसे इनका हल कराना है। तो ये लोगों की बदकिस्मती भी थी, मेरी भी बदकिस्मती थी। जो मैंने एक नेटवर्क दिल से तैयार किया था वो आज तो उसकी तरफ बढ़ रहा है, लेकिन इसका जो प्रोजेक्ट्स थे, जो इसकी रोड की चौड़ाई थी, जो रोड का एक स्टैंडर्ड होना था, जो एक रोड की क्वालिफिकेशन, ये जो क्वालिटी होनी चाहिए थी मटेरियल की, वो बहुत हल्का लग रहा है, कोई नहीं पूछ रहा है। वही मैं बात करूंगा इस वक्त, वही अंधेर नगरी चौपड़ राजे वाली बात है, कोई पूछ पाछ नहीं है, जंगल राज है, चला है, लूटा जा रहा है सिलसिला। इस वक्त बारिशों ने तबाह कर दी वो सड़कें भी, हमारी उन सड़कों ने फिर उनकी वजह से हमारे घर गरीबों के उजड़ गए, हमारी जमीनें उजड़ गई, लेकिन कोई नहीं पूछ रहा है, बहुत मुश्किल में पड़े हैं लोग। तो एक बात और पूछना चाहता हूँ मलिक साहब कि ये जो बनी का जो एसडीएम साहब है उसकी पोस्ट वहाँ पे वैकेंट है सर। तो अब देखो जब से यहाँ पे कोई भी एमएलए बना सर वो बनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से हुआ, तो ये तो बनी का हाल है सर। जैसे हमारे लोहाई आ गया, मल्हार आ गया, तो सर उन लोगों का क्या हाल होगा सर। इस टाइम तो यहाँ का बनी में एसडीएम नहीं है सर, तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं मलिक साहब आप?
रफीक साहब, वही मैं बार बार कह रहा हूं कि इस सरकार ने हमारा इस जम्मू कश्मीर का लोगों का जीना ही हराम कर दिया है। लोग बेचारे, ये मुद्दा मकसदी था, हमने जिस वक्त एसडीएम पोस्ट, हमने 1998 की बात है, मजबूर होके मैंने अपनी सरकार को 2 एसडीएम लिए, क्योंकि आप भी जानते हैं कि बिलावर में एसडीएम नहीं हुआ करता था, लेकिन लोहाई मल्हार के लिए एसडीएम लिया था। वहां न्याबत भी नहीं थी, न्याबत को भी वहां लाया, एसडीएम फंक्शन कराया वहां 5-6 साल, एसडीएम चलता रहा, काम करता रहा, बनी में भी काम होता रहा, और इस तरीके से मैंने इनको इख्तियारात दिलवाए थे। अंदाजा करिए, आज हम एक गन रिन्यूअल के लिए कठुआ जाना पड़ता है, हजारों लाखों रुपए हमारे लोगों के उजड़ गए, खत्म हो गए गन रिन्यूअल, एक रिन्यूअल के लिए मैंने इनको ही इख्तियारात दिए थे, और वो बनी या बिलावर या यहाँ लोहाई मल्हार में बैठ के वो गन रिन्यू होती थी, गन लाइसेंस नए मिलते थे। हमारे जिस कदर भी एक डीसी कठुआ के पास काम हुआ करते थे, वो सब इख्तियारात एसडीएम को यहाँ और लोहाई मल्हार में दिए थे। लेकिन बदकिस्मती देखिए, और मैंने उस वक्त एक रूलिंग दिलवाई थी असेंबली से कि जब तक ना वहाँ कोई नया आदमी भेजा जाएगा, तैनात होगा बनी और लोहाई मल्हार में, तब तक वहां से हम एसडीएम या डॉक्टर्स या टीचर्स या किसी को भी रिलीव नहीं करेंगे। ये एक हमारी रूलिंग थी, मेरे ही वक्त की रूलिंग थी वो, कि इन पहाड़ी इलाकों में जब तक नहीं नया जो पोस्ट आपने उठानी है, वहां से ट्रांसफर करना है कोई मुलाजिम, तो पहले वहां भरी जाए, फिर उसके बाद यहाँ से वापस जाए वो। लेकिन बदकिस्मती किसी, देखिए ना, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट हमें एक ही थी, वो सब डिस्ट्रिक्ट सब डिवीजन, वो यहाँ से उठा ली गई। और वो आज भी मैं डंके की चोट कहता हूं कि मुझे फिर मौका मिला होता तो ये आज एडिशनल डीसी हुआ करता, जैसे बिलावर में बैठाया एडिशनल डीसी, ये लोहाई मल्हार में होना था। लोहाई मल्हार के किसी भी कोने में होता तो लोगों को थोड़ी राहत मिलनी थी। ऐसे ही हमारे बनी में एडिशनल डीसी होना था, लेकिन बदकिस्मती किसी ने वो एडिशनल डीसी तो कहा, वो एसडीएम के भी कुछ इख्तियारात ले गए और वो उठाते हैं पोस्टें बगैर किसी सोचे समझे के कि ये लोग कहाँ जाएंगे। देखिए, इस वक्त जरूरत है, इस वक्त मौसम ने इतनी तबाही की है हमारे फसलों की, सड़कों की, इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट की जरूरत है। क्या हमारे एक दरख्वास्त लेके वहां बसोली जाएं और जिसको चार्ज दिया है, क्या है ये? उल्टी गंगा है ये, और कुछ नहीं है। ये सिलसिला लोगों को बेवकूफ बनाने वाली है। ये सिर्फ एक वोट वो करने के लिए ये उल्टा सिस्टम चलाया है, हिंदू मुसलमान चलाया, मंदिर मस्जिद चलाया है, लोगों का ये सिस्टम भटकाने के लिए ये सिलसिला इख्तियार किया है। तो मैं तो बड़ा ये शर्म से कह रहा हूँ कि ये हमारा सिस्टम ही खराब कर दिया है इस मौजूदा सरकार ने। तो सर, लास्ट में आपसे मैं कहना चाहता हूं मलिक साहब के अब जम्मू कश्मीर में इलेक्शन का जो दौर है वो आहिस्ता आहिस्ता नजदीक हो रहा है सर, दिन ब दिन। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे एनसी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे पीडीपी सरकार हो सर, आहिस्ता आहिस्ता जो पार्टियां हैं सर वो आ रही हैं, अब निशाने पे आ रही हैं, और इलेक्शन के दौर में अब ये इलेक्शन का जो डंका है वो बज चुका है। तो आप आपके क्या ख्यालात हैं मलिक साहब के? अपनी जो आपकी अपना परिवार है, ये तो परिवार है आपका, आप तो जम्मू कश्मीर के डिप्टी स्पीकर रहे हैं, और अपने हमारे JKUT 7 के माध्यम से अपने बनी कांसी चुनसी के अंदर जितने भी आपके लोग हैं उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं लास्ट में मलिक साहब आप? रफीक साहब, जैसे आपने 15 अगस्त को सुना होगा मोदी जी का भाषण, जी 14 में भी सुना होगा, 17 में भी सुना होगा कि हम इस देश को विश्व गुरु बनाएंगे। और पहले 22 को हम जितने भी गरीब लोगों की है डबल आई, मतलब डबल इनकम करेंगे। जी, मतलब 2022 डबल इनकम तो कहाँ, वो जो पहले वाली इनकम है उसको भी खत्म कर दिया, वहां से भी जीरो हो गए। अब ये डबल जो इनकम करने के लिए 47 तक कहते हैं, अब 2047 में आपकी डबल इनकम होगी तो विश्व गुरु बनेंगे हम दे। अरे ये कहाँ बात कर रहे हैं? ये क्या ख्याली पुलाव, ये लोगों को क्यों भटका रहे हैं? लोगों का ये दिमाग, देखिए मैं यही कहूंगा कि इस सरकार ने हमें बिल्कुल ऐसे दाहिने पे पहुंचा। देखिए इस वक्त हमारे 1 रुपए की
मतलब कितनी कीमत रही, क्या वैल्यू रही है? 8 पैसे, 1 रुपए की हमारे। देखिए अमेरिका का 1 रुपया हम 80 रुपए देंगे तो फिर वो अमेरिका का डॉलर खरीद सकते हैं, ये हालत है। और अमेरिका के लोग इस वक्त हमारे देश में कारोबार कर रहे हैं और गठड़ियां ले जा रहे हैं हमारे वापस, और बहुत से कारोबारी भाग रहे हैं यहाँ से पैसा लेके, वो ग्रीन कार्ड बना रहे हैं अमेरिका का, बर्तानिया का, रशिया का। भागेंगे, ये भाग जाएंगे। और ये जो कॉर्पोरेट सिस्टम जो है, जिनका इन्होंने 25% जो है टैक्स माफ किया, ये सिर्फ अपने दोस्तों के लिए इन्होंने माफ किया, और वहां से शेयर ले रहे हैं, वहां से पैसा ले रहे हैं और गवर्नमेंटें तोड़ रहे हैं। आपने सुना होगा 50-50 करोड़ रुपया वहां महाराष्ट्र में दिया गया और एमएलए खरीदेगी। इसी तरीके से हर जगह इनका ये दाव है कि हमारी कुर्सी बचती रहे, हम डंका पीटते रहे हिंदू मुसलमान का, मस्जिद मंदिर का, और गरीब जो है उसी कदार पे पहुंचे, उनकी खाल उतार के, गरीबों की खाल उतार के उनको ही कहते हैं आपको 2,000 हमने आपके खातों में डाला। लेकिन गरीब ये नहीं सोच पा रहा है कि हमारी गैस की क्या कीमत है। पहले 450 रुपया सिलेंडर था, आज 1150 रुपया खरीद रहे हैं। क्या ये खरीद पाएंगे गरीब? क्या हमारे चावल उस वक्त 5 रुपए या 4 रुपए या 3 रुपए किलो मिल रहे थे, आज 25 रुपए 30 रुपए खरीद रहे हैं। क्या हमारा राशन उस वक्त 35 किलो परिवार मिल रहा था, आज हमें वो 5 किलो मिल रहा है। क्या हमें ये जो खांड जो मिलती थी 13 रुपए किलो, आज हम 50-60 रुपए किलो खरीद रहे हैं। ये लोग बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं कि अरे हमारी खाल उतार के हमें ये थोड़ा सा टॉफी देके हमें वर्गला रहे हैं वोट की खातिर। कुछ नहीं है। यहाँ आगे अगर आपने लोगों जीना है, आपने अगर अपना भविष्य, अपना इलाका बनाना है, तो आपको सोच बदलनी पड़ेगी। यहाँ हिंदू मुसलमान भाईचारे के सिवा कोई चारा नहीं। हमारे देश अगर तरक्की कर सकता है, देखिए इस वक्त हम नेपाल से गिर गए हैं, बांग्लादेश से गिर गए हैं। बांग्लादेश हमने आजाद करवाया, हमारी फौज आजाद कराया, लेकिन वो हमसे आगे गए हैं। इस वक्त हमारा जो सर्वे रिपोर्ट है, इंडिया जो है पीछे जा रहा है। हमारी जीडीपी इस वक्त ग्रोथ जो है घट गई है। किसानों की हालत देखिए, गरीब की हालत देखिए। ये जो कहते थे हमने 2002 में 2022 तक हर घर देंगे, पक्का मकान देंगे, कहाँ है? जिसको एक किस्त दी है दूसरी नहीं मिली है, जिसको दूसरी मिली है तीसरी नहीं मिली है, और लोगों को बेवकूफ बना जा रहा है ये। और मैं चाहूंगा लोग अपने जहन में, अपने गहराई से, अपने दिल से सोचें कि ये कांग्रेस ने हमें क्या दिया, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमें क्या दिया, इन्होंने हमें क्या दिया है। ये थोड़ा तजिया करें आपस में बैठ के, थोड़ा दिल में सोच के कि इनके जरिए हमें क्या मिला, बीजेपी के जरिए इस देश को क्या मिला, और कांग्रेस की क्या देन है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस रियासत को क्या दिया है। ये थोड़ा बिल्कुल गहराई से सोच के उसके बाद फैसला करें। ये मंदिर मस्जिद वाला छोड़ें, ये सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए कर रहे हैं। लोगों, मेरे भाइयों, आप उसी कैटेगरी में रहेंगे, उसी कदार पे रहेंगे, उन्हीं जो हिंदू मुसलमान का नचार रहे हैं, ये कुर्सियां चलाते रहेंगे। और अपने जो इनके वो कॉर्पोरेट जो इनके दोस्त यार हैं, जिनकी 600% आमदन बढ़ गई और गरीब की घट गई। अरे क्या, मैं यही कह रहा हूं कि बैठ के अपना दिमाग गहराई से सोच के आगे फैसला करें। अब जहां तक इलेक्शन की बात आपने की, मेरे ख्याल में इस रियासत में इन्होंने तब तक इलेक्शन नहीं करनी है जब तक ना इनका कोई पलड़ा। देखिए अब ये बाहरी लोगों को यहाँ वोटर बना रहे हैं, और इनका टारगेट है कि 25 लाख तक लोगों को यहाँ रजिस्टर करें और फिर इलेक्शन कराएं, ताकि बीजेपी का जो है ये डंका बजता रहे, और बेड़ा गर्क हो जाएगा रियासत का, बेड़ा गर्क हो जाएगा देश का। ये वो जो
आपने देखा होगा कि श्रीलंका की क्या हालत हुई, वहां भी यही दौर चल रहा था। और लास्ट में क्या हुआ कि दिवालिया निकालना पड़ा उस देश को। इस वक्त वो गरीब जो हैं तड़फ रहे हैं, उनकी सरकार जो खत्म है, वहां सिस्टम वहां का खत्म है, कोलैप्स हो गया सब। जिसकी कोई पूंजीपति कोई थोड़ा था, पैसा था, वो बैंकों में था, बैंक भी दिवालिये हो गए, खत्म हो गया, सिलसिला खत्म, जीरो हो गया। इसी डगर पे जा रहा है हमारा देश। वो डॉक्टर इकबाल की एक शेर मुझे याद आया, न समझोगे तो मिट जाओगे एक दिन। वही बात मैं कह रहा हूँ कि ये अगर नहीं समझेंगे हमारे लोग तो मिट जाएंगे हम सब। ये नहीं सोचेंगे कि कश्मीरी मुसलमान मर जाएगा या देश का मुसलमान मरेगा या राजपूत मरेगा या ब्राह्मण मरेगा या दलित मरेगा। यहाँ मरेंगे तो सब मुख खत्म हो जाएंगे, क्योंकि सिस्टम फिर पूरे देश पे हावी होगा। इनकी कुर्सी चलाते रहे। देखिए, किसी को पता नहीं होता सुबह हमने जीना है नहीं जीना है। इन्होंने 47 का आप टारगेट रखा कि 47 तक आपको हर चीज पहुंचा देंगे। अरे कल का भरोसा नहीं मेरे भाइयों। जो आप 14 से आज तक देख रहे हैं, हाँ, एक इनको बीजेपी को आगे लाने वाला एक वाजपेयी जी थे, वो आज उनको भी ये लोग याद नहीं कर रहे हैं। उन्हीं की देन थी ये कुछ हमारी स्कीमें जो हैं, PMGSY उनकी देन है, आज हमारी सड़कें चल रही हैं। उन्हीं की देन थी। सर्व शिक्षा अभियान के तहत हमें स्कूल मिले, वो भी मेरे टाइम में सर्वे हुआ। इसी तरीके से ये जो BPL बना था, ये जो राशन मिल रहा था लोगों को फ्री, ये भी उन्हीं की स्कीम है। मैं आज ये बात डंके की चोट कहता हूं कि ये खुद दिखाएं कि हमारी स्कीमें कहाँ। ये सिर्फ ऐलान कर देंगे 14 लाख आपको मिलेगा, आपको हर आदमी को घर मिलेगा, आप किसानों की दुगनी आमदन होगी। कहाँ है? कुछ नहीं है। ये सब बेड़ा गर्क है। और महंगाई के ही मुद्दे पर ये जीत पाए थे। महंगाई ने ही उस वक्त उठाया था कि मनमोहन सिंह ये जी महंगाई कर रहा है। आज ये वो महंगाई कहाँ की कहाँ पहुंची है, कोई बात नहीं हो रही है। लिहाजा मैं रफीक जी आपके माध्यम से ये जरूर कहूंगा लोगों को कि आपस में बैठ के अपने दिल में गहरे सोच से ये फैसला करें कि अच्छे बुरे की पहचान करें। ये हिंदू मुसलमान के चक्कर में अपना ये देश ना उजाड़ें। वही मैंने कहा, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। ये इनके पीछे मत भागिए, ये गलत अफवाहों पे मत भागिए। अच्छा सोचिए, अच्छा करिए और भाईचारा हर हिंदू, मुस्लिम, दलित, सिख, ईसाई जो भी हमारा इस देश का वो नागरिक है, यहाँ का रहने वाला है, यहीं पैदा हुआ और यहीं मिटना है, यहीं इस मिट्टी में जाना है। लेकिन असलियत को आगे लाइए और असलियत से हम चलेंगे तो देश कामयाब होगा। जी, तो मलिक साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। JKUT 7 में तो आपने ये डॉक्टर इकबाल का शायर कहा, तो मुझे भी आप JKUT 7 के माध्यम से मैं उर्दू मैं जानता ही नहीं हूँ, लेकिन आप शायर भी है, ऐसी कोई बात नहीं, आप गायक भी हैं इंशाल्लाह। बिल्कुल। तो मुझे भी एक शायर याद आ गया सर, तो मैं भी एक शायर आपको सुनाता हूँ। आपने JKUT 7 के माध्यम से कहते हैं कि वो कह के चले कि इतनी सी मुलाकात बहुत है। वो कह के चले कि इतनी सी मुलाकात बहुत है, मैंने कहा रुक जाओ अभी रात बहुत है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। थम जाएंगे आंसू हमारे, फिर शौक से जाना ऐसे में कहाँ जाओगे, अभी बरसात बहुत है। JKUT 7 में आपका मलिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। बहुत आपकी लंबी उम्र हो और अल्लाह आपका ये चैनल फले फूले और इस इलाके की भलाई के लिए आप लड़ते रहें। शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज मलिक साहब।